हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस ऑन दिस चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले कई सारे वीडियोस इसी पर बेस बनाए हैं कि हम टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, एक और टॉपिक लेके आए हैं। ऐसा टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, वो है वेव। वेव की परिभाषा को हम जानेंगे और इस पर आधारित कौन कौन से और किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके पिछले सालों के पेपरों में बनते हैं, हम उसको समझेंगे। बहुत आसानी से चीज़ें बनती हैं, क्वेश्चन आसान आते हैं, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बने तो आप इसको गलत ना करें। हमारी यही एक कोशिश है, यही एक हम चाह रहे हैं कि आप हमेशा जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर टॉपिक शुरू किया है गाइस। और इसमें आज एक छोटा सा टॉपिक हमने उठाया है, वेव डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। वेव तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम इसके छोटे से हिस्से को देंगे और उस हिस्से को समझेंगे और जानेंगे और देखेंगे कि इससे उस छोटे से हिस्सा कितना इंपॉर्टेंट है और उससे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, हम उसको जानेंगे। ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोल दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, जानने वालों तक पहुंचाइए। और जितने लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सब कमर कस लें गाइस, समय बहुत कम बचा है और शुरू हो जाइए अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस छोटे से टॉपिक को। टॉपिक का नाम है वेव। ठीक है, वेव तो एक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसकी सिर्फ परिभाषा जानेंगे। ठीक है, परिभाषा मतलब डेफिनेशन। टुडे वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन, ओनली द डेफिनेशन अबाउट वेव, बिकॉज इट इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट कंटेन लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, एंड द मेन थिंग इज दैट द definition of this wave is not clear to every student. Okay, तो हम आशा करते हैं कि जब हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो आपके पास वेव की परिभाषा एकदम क्लियर कट हो जाएगी। जब हम बात करते हैं व्हाट इज वेव, हाउ कैन यू डिफाइन वेव, तो कई लोगों के मन में अलग अलग तरह के आंसर आने लगते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हाथ हिलाने लगते हैं, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट जनरेट होने लगते हैं, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज वेव एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेव वो हम नहीं जानते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं इसकी डेफिनेशन पे ही बनते हैं। तो गाइस, आइए चलिए जानते हैं कि वेव क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या होती है। जब हम वेव की बात करते हैं, तरंग की बात करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं तरंग, इन इंग्लिश वी कॉल इट वेव। व्हाट इज वेव? वेव इज बेसिकली इज अ डिस्टर्बेंस। ये एक प्रकार का व्यवधान होता है। वेव बेसिकली इज अ डिस्टर्बेंस, और ये एक प्रकार का व्यवधान होता है जो किसी माध्यम में या किसी मीडियम में या नॉन मीडियम में उत्पन्न किया जाता है। तो व्हाट इज वेव? वेव इज अ डिस्टर्बेंस, है ना। समझिए, ये आपके पार्टिकल्स हैं, ये नॉर्मल पैटर्न पे जा रहे हैं, है ना। अचानक से इन पार्टिकल्स को एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया, यहां से बाहर से दिया गया और पार्टिकल ने अपना रास्ता बदल लिया। अब जो ये रास्ता नया शुरू हुआ इसे कहते हैं वेव। तो व्हाट इज वेव? वेव बेसिकली इज अ डिस्टरबेंस। ये एक तरह का व्यवधान है, एक तरह का विक्षोभ है। तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे आप? इट इज अ डिस्टरबेंस और विक्षोभ। व्हाट इज वेव? वेव इज अ डिस्टर्बेंस। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेव। जब हम इसके टाइप्स पे बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सेकेंड वन इज मैकेनिकल वेव। नाउ हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट दीज टू? हम इन दोनों में कैसे अंतर जनरेट कर सकते हैं, अंतर कैसे पता करेंगे? तो लेट्स गो विद फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। What is electromagnetic wave? The wave which don't need medium to travel along is known as
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसके अलावा इसके विपरीत वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। द वेव विच नीड मीडियम टू ट्रेवल अलॉन्ग इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। तो गाइज दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, है ना। और इसका एक सीधा सा एग्जांपल आपके सामने है, लाइट। अब इसको समझ लीजिए भाई, प्रकाश आता है स्पेस से, स्पेस वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है, कुछ जगह पर है कुछ जगह पर नहीं है ना। तो स्पेस से सीधे सनरेज हम तुम्हारे अर्थ तक आ जाती है, क्या ऐसे मीडियम चाहिए? नहीं। तो क्या प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता है? नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास बहुत तरह तरह की है, उनको भी समझेंगे आज, ठीक है। और उसके अलावा हम साउंड वेव पर या मैकेनिकल वेव पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा का जो मेन विषय है जो आपके पेपर में आता है वो इस पार्ट से काफ़ी ज़्यादा आता है, इसकी डेफिनेशन से, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। और दूसरी तरंग कौन सी होती है? दूसरी होती है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे मतलब वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए होता है, जैसे आपका साउंड, ठीक है, साउंड या ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगों की जब हम बात करते हैं तो इसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये तरंगे क्या कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव, ठीक। अब मैकेनिकल वेव को फर्दर गाइज हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी ट्रांसवर्स वेव। एक वो तरंग जिसको आप अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं और दूसरी कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, है ना। अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है भाई? देखो इनमें आपके पास दो चीजें होती हैं इन दीज, ठीक है, इन दीज टू वेव्स यू हैव टू थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल मूवमेंट और दूसरा होता है ऑक्सीलेशन। When particle movement and oscillation are in same direction, मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो this type of wave is known as longitudinal wave. And on the other side, when the particle and the oscillation are perpendicular to each other, this type of wave is known as transverse wave. वो तरंगे जिसमें कर्ण और उनका कंपन समान दिशा में हो, वो क्या हो कहलाती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। और वो तरंगे जिनमें कर्ण तथा उनका कंपन एक दूसरे के लंबवत हो, वो कौन सी तरंगे कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो गाइज यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक। अब हम आते हैं, हमारा जो मेन एरिया है वो ये है ना। इस पे अभी तक कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बने, इसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, है ना, जब हम साउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, है ना। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ देखेंगे। देखो साउंड मैंने कोशिश किया है कि मैंने हर पार्ट को, जैसे वेव और साउंड आपका चैप्टर है ना, तो उसको मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। बोरिंग लंबा ना करके मैंने उसको छोटे छोटे कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और उस छोटे छोटे पार्ट्स में एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, फिर अगले पार्ट में दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर अगले पार्ट में तीसरा कॉन्सेप्ट, है ना, फिर आखिरी में सबको एक साथ जोड़कर फिर से समझा दिया है। तो मैंने इस तरीके से चीज़ों को किया है गाइस। तो आई होप कि अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज का जो हमारा मेन जो एरिया है यहाँ पर वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझना, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स को हम आगे भी समझेंगे, लेकिन आज का मेन टॉपिक पूरा बेस किस पे? इस पे। लेकिन मैंने पूरे को दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है, समझाया है और आपको बताया है। ओके, लेट्स गो फर्दर इन दिस टॉपिक। गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब क्या हम हर तरह की वेव को देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को? नो, वी नॉट सी each and every electromagnetic wave. We only see the visible light wave. Which wave? Visible light wave, है ना। अब visible light waves जो हम देख सकते हैं वो कितने से कितने रेंज की होती है? That is fall between 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर to
7 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर. ओके, नाउ फर्दर वी कैन से इट 400 nanometer to 700 nanometer. तो the range of visible light is lay between 400 nanometer to 700 nanometer, or we can say it 4000 angstrom to 7000 angstrom. Now, which type of question were based on this type of this information, on this information? तो किस तरह के क्वेश्चन यहां से बनेंगे? देखो यहां पे बनेगा, आपको अलग अलग नंबर्स दिए होंगे वेवलेंथ के, है ना. जैसे आपको ये दिया 3000, 8000, 9000, 5000, है ना. आपको दिया गया वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम, ओके, 8 इसको 9 लिखने बेटर है, 9000 एंगस्ट्रॉम और 10,000 एंगस्ट्रॉम. नाउ वो पूछेंगे क्या, इससे पूछेंगे इनमें से कौन सी लाइट वेव को हम देख सकते हैं, किस वेवलेंथ वाली. तो देखो हम उसी लाइट वेवलेंथ को देख सकते हैं जो इस रेंज के अंदर हो. इस रेंज के अंदर हमें कौन सा मिल रहा है? इस रेंज के अंदर हमको सिर्फ मिल रहा है कौन सा? ये वाला. तो सपोज कि आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, यू हैव टू यूज योर ब्रेन. आपको अपना दिमाग यूज करना है. टेक्निक मैंने आपको बता दी है, आपको समझ लेना है. अब गाइज, व्हाट अबाउट दोज वेव विच आर ग्रेटर देन एंड लेस देन to this visible light? The wave which wavelength is greater than this visible light is known as long wave, and the wave which has wavelength less than this visible light is known as short wave. वो तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है, वो दीर्घ तरंगे कहलाती हैं. और जिनकी तरंग दैर्घ्य इससे कम होती है, वो कौन सी तरंगे कहलाती हैं? लघु तरंगे कहलाती हैं. Now we have to know what are the example of long wave and what are the example of short wave. तो long wave के एग्जाम्पल है आपके पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड. सी, इसको अरेंज करने को आता है, ठीक है. सबसे कम वेवलेंथ इंफ्रारेड की, फिर माइक्रोवेव. सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? आपकी रेडियो वेव की. सबकी पावर लिखी, 10 की पावर 2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग. आपको ये याद रखना पड़ेगा. ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं. विजिबल लाइट की आपको पता ही है, ये रेंज पूरी है, ठीक है. ये उल्टा लिखा हुआ, यहाँ से शुरू होगा, 7 इधर होगा, 7 इधर होगा और 4 इधर होगा. फिर इधर से फिर कम होना शुरू होगी, यूवी रेज, एक्स रे, गामा रेज, ठीक है. अब एक चीज आपको और दिमाग में बैठा लेनी है गाइस, ठीक है. यू हैव टू फिट वन थिंग मोर, वन कॉन्सेप्ट मोर इन योर ब्रेन, दैट इफ wavelength is more, the energy is less, because wavelength is inversely proportional to energy. जिस भी तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, उसकी ऊर्जा हमेशा कम होगी. तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं. आपको ये याद रखना है, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ये तो बात हो गई किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी. इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसकी ज़्यादा होगी. अगर ऊर्जा के क्रम में लगाने को बोलेगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो गामा, एक्सरे, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव. लेकिन इफ दे टोल्ड यू, आस्क यू टू अरेंज दीज वेव्स इन देयर decreasing order of their wavelength, then you start with radio wave, microwave, infrared, UV rays, X rays, gamma rays. Clear guys? In this slide, same electromagnetic spectrum is shown, but
विथ सम मोर इंफॉर्मेशन। यहां पर आपका वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, लेकिन थोड़े से और अधिक जानकारी के साथ। ठीक है, देखो सबकी पावर्स याद रखिएगा, किसकी कितनी पावर होती है ना। कोटि पूछा जाता है, पावर या कोटि अक्सर पूछ लिया जाता है। एक्सरे की कोटि कितनी होती है, यूवी रेस की कोटि कितनी होती है, विजिबल लाइट की कितनी होती है ना। तो आपको अगर ये याद रहेगा गाइस, तो आई थिंक कि प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। अब देखो जहां पर वेवलेंथ है, यहीं पे सामने फ्रीक्वेंसी है। ठीक, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, गामा रेस की फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो एक डिडक्शन यहां पर कौन निकला, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। वन मोर थिंग you have to add in your note is that first thing is wavelength is inversely proportional to energy, and second thing is frequency is directly proportional to energy. तो guys these are some basic information. आज मैंने आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ 10 मिनट में कुछ चीज़ें समझाई हैं, और अब देखते हैं इन 10 मिनट की समझाई हुई चीज़ों पे आप कितने क्वेश्चन कर लेते हो एग्जाम में, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होता है, पेपर में क्वेश्चन यहीं से आता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पेपर का क्वेश्चन है, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, और बार बार ये क्वेश्चन आते हैं और आप इसे गलत करते हो, तो दिस टाइम आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और तैयार हो जाइए, पढ़े पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू ह्यूमन आईज इज अबाउट 700 नैनोमीटर। पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है। तो देखो जो अधिकतम आप देख सकती है वो 700 नैनोमीटर, भाई अभी बताया, तो ये तो सही है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू ह्यूमन आई इज 400 नैनोमीटर, ये भी सही है, बताया अभी, दोनों चीजें डिस्कस की। द वेवलेंथ ऑफ गामा रेज इज लॉन्गर देन द एक्स रे, गामा रेज की वेवलेंथ एक्सरे से ज्यादा नहीं होती है, गामा रेज की वेवलेंथ एक्सरे से कम होती है। यह भी मैंने आपको पिछले वाले स्पेक्ट्रम के डायग्राम में आप खुद ही देख सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू फॉर्म सेपरेबल इमेज ऑफ अ क्लोज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स रिजॉल्विंग पावर, तो ये भी डेफिनेशन सही है। तो गाइज यहाँ पर जो सही जवाब है वो सही जवाब है ये सी वाला। चलो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में मानव नेत्र को दिखाई पड़ने वाली प्रकाश की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य 700 नैनोमीटर की, एकदम सही है। ठीक है, मानव नेत्र को दिखाई पड़ने वाली प्रकाश की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर की है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये तीसरा वाला गलत है, क्योंकि तीसरा वाला बोल रहा है कि गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों से ज्यादा होती है। कैसे हो सकती है, देखो गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों से क्या होती है, देखो ये कम है और ये ज्यादा है, 10⁻10 है और ये 10⁻12 के उसमें, तो कौन सी ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है। तो ये स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर गलत साबित। तो देखो कितनी माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आपको एग्जाम में नंबर दिला गई, वो भी 4 नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following wave carried the maximum energy per photon? पर फोटोन के हिसाब से इनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है। देखो वही क्वेश्चन, फिर से वही कॉन्सेप्ट से फिर से क्वेश्चन, हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। तो बताइए, एक्स रे, रेडियो वेव, लाइट वेव, माइक्रोवेव, तो एनर्जी में नंबर 1 आपका एक्स रे। अगर इसको अरेंज करने को आता, हो सकता है अरेंज करने को आता, तो भाई सबसे पहले एक्स रे है। ठीक है, सबसे पहले एक्स रे आएगा एनर्जी के फॉर्म में, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आएगा लाइट वेव्स LW, है ना, फिर आपका कौन सा आएगा माइक्रोवेव, और सबसे आखिरी में रेडियो वेव। लेकिन अगर इसी को अरेंज करने को आ गया किसमें, वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको उल्टा कर देना है। आपको गाइस बहुत इजी सारी चीजें बता रहा हूं, बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं, और पेपर में ये छोटी छोटी चीजें आप लोग पेपर में गलत करते हो, और यही कुछ नंबर अगर आप पा जाते हैं तो आप SSB के लिए तैयार हो जाते हो। तो उसके लिए तैयार रहिए। इसका सही जवाब है किसकी, तरंग की फोटोन, तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा है एक्स की। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर एक्स रे के अलावा गामा रेज भी होती तो आप गामा लिखते, क्योंकि गामा की सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है।
ठीक है, मैंने ऑर्डर आपको बता दिया है, उस ऑर्डर को भूलिएगा नहीं, इसी ऑर्डर से बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक, इधर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी तरंग इससे भिन्न है, बाकी सबसे भिन्न है ना। निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी अन्य तीन वर्ग से कैसी है, संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री, है ना, कौन नहीं है। तो देखो ध्यान से देखोगे तो एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सिर्फ ये तीनों किस तरह की तरंगे हैं, ये तीनों तरंगे आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। द एक्सरे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, but sound wave is not belong to this category, it belong to the category of mechanical wave। तो सीधे सीधे आपको इसका आंसर दिख रहा है। ओके, चलिए गाइस अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी लंबा चौड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान सा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है। हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं। दृश्य प्रकाश, यूवी प्रकाश, एक्स किरणें के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजिबल लाइट, यूवी रेज एंड एक्स रे। ओके, पहला है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। तो भैया ये सही है कि नहीं है? अभी मैंने बताया कि भाई दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, तो ये एकदम करेक्ट है। तो दिस इज एग्जैक्टली राइट वन। ओके, आगे बढ़ गया तो दिस इज करेक्ट। इंग्लिश में देख लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन एक्स रे, राइट, करेक्ट, ठीक है। सेकेंड वन, एक्स किरणें को फोटोन की ऊर्जा यूवी रेस की फोटोन की ऊर्जा से अधिक होती है। भाई अगर एक्स की यूवी आपकी वेवलेंथ कम है और यूवी की ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी सही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये भी सही है। अभी जो मैंने रिलेशन बताया, अगर आपने उसको दिमाग में सेट कर रखा है, इफ़ यू सेट द रिलेशन और यू लर्न और रिमेंबर दोज रिलेशनशिप विच आई डिस्कस विद यू अर्लियर, देन यू विल गॉट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट गाइज, second one is also correct. Now we go with third one. UV प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा दृश्य प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। The energy of UV light photon is less than that visible of। अब देखो ये चीज थोड़ा हजम करने वाली नहीं, क्योंकि UV रेज की ऊर्जा ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है विजिबल लाइट से। तो ये पार्ट हो गया यहाँ पर गलत, ये भी हो गया गलत। तो इसका मतलब 3 गलत हो गया, तो ये और निकल गया और 1 और 2 सही है। तो इसका सही जवाब होगा 1 and 2 ओनली। बहुत आसान सी चीज़ है, बट क्या होता है ना, आप डेफिनेशन को नहीं समझ पाते हो, और डेफिनेशन ही समझना ज़रूरी है। तो गाइज इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी आर देयर टू प्रिपेयर यू फॉर द डिफेंस, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। हम डिफेंस के लिए ही आपको तैयार कर रहे हैं। तो आप हमेशा जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम उससे 2 गुना सपोर्ट आपको करेंगे। न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पर लगाऊंगा मैं, क्रिया प्रतिक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए ये हमारे छोटे से टॉपिक में लास्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, जल तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव एंड वाटर वेव हैव, ठीक है, वाटर वेव के जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन से सही हैं? तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वे परावर्तन दिखाते हैं, इनमें रिफ्लेक्शन होता है। तो गाइस चाहे आपका रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन जब लाइट की रेज एक सरफेस पे टकरा के उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो तीनों वेव में होता है, ठीक है, तीनों में ये रिफ्लेक्शन होता है। तो गाइस इट इज राइट, ये सही है। दे कैरी एनर्जी, ये एनर्जी को आगे कैरी करते, सारी वेव एनर्जी कैरी करती है, ये याद रखिएगा। तो ये भी सही है। वे दाब डालते हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर, ये भी सही है। भाई जितनी भी वेव्स होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती ही करती हैं, तभी तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। मैंने अभी शुरू में ही बताया आपको।
चौथा है वे निर्यात में आगे बढ़ सकती हैं। तो देखो इनमें निर्यात में या वैक्यूम में आगे सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बढ़ सकती है, बाकी कोई नहीं बढ़ सकता है। और तीनों का कंबाइंड पूछा है तो इसका मतलब ये वाला गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1, 2 and 3। देन दैट मीन्स 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। तो गाइस एक्सप्लेनेशन क्लियर है? क्लियर है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए, कमेंट करते जाइए, और हमारे इस पैटर्न को आपको कैसा लग रहा है ये हमें जरूर बताते जाइए। चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सरे। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम याद रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुज वेवलेंथ आर ऑर्डर ऑफ। ठीक है, एक्स किरणें, यहाँ पे एक्स गायब हो गया हिंदी में तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स किरणें, क्या लिख दिया? एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्घ्य की कोटि पूछ रहा है। तो कोटि देखो मैंने भी बताया था, कोटि होती है उसकी 10 की पावर -10 की, है ना। 10 की पावर -10 की कोटि किसकी होती? एक्सरे की, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस इस तरह के आपके पेपर में बनते हैं और आप इसमें गड़बड़ करते हो। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे गाइस तब तक आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें कैसे करनी है। तो गाइस आपको ये हमारा जो छोटा सा सेशन था कैसे लगा, और इसी प्रकार से मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की सोच रहा हूँ। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को एकदम वायरल कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मैं इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने आता हूँ, और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसी कॉन्सेप्ट पे नया क्वेश्चन भी बनेगा। कॉन्सेप्ट वही होता है, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा, और हमारे इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। चलिए गाइज आज के इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद गाइज, मिलते हैं अगले सेशन में।